10 मई 1995 की रात लगभग 8:30 बजे साउथ अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के ऑर्कनी टाउन के पास वाल रीफ्स गोल्ड माइन के नंबर 2 टनल के गहरे हिस्सों में माइनिंग हिस्ट्री का सबसे खतरनाक एलिवेटर डिजास्टर अचानक हो गया। एक 12 टन का अंडरग्राउंड बैटरी लोकोमोटिव अचानक कंट्रोल से बाहर हो गया और सीधा टनल के अंदर घुस गया। उसने जोर से टक्कर मारी एक लिफ्ट केज को जो ऊपर आ रही थी। उस केज के अंदर रात की शिफ्ट खत्म करके लौट रहे 100 से ज़्यादा माइनर्स थे, सब भीड़ में भरे हुए। कुछ ही सेकंड में फ्री फॉल की चीखें, मेटल के फटने की आवाज़ और हड्डियों के टूटने की आवाज़ एक साथ गूंज उठी। अंधेरे में सिर्फ मौत की गूंज रह गई, कोई भी जिंदा नहीं बचा। यह सिर्फ दुनिया के एलिवेटर डिजास्टर्स में सबसे ज़्यादा मौत वाला इंसिडेंट नहीं था, बल्कि साउथ अफ्रीका की गोल्ड माइनिंग हिस्ट्री की सबसे दर्दनाक रात भी थी। साउथ अफ्रीका की गोल्ड माइनिंग इंडस्ट्री इस देश की बैकबोन जैसी है, लेकिन इसने बहुत दर्द भी झेला है। 1886 में विटवाटरसरैंड गोल्ड फील्ड्स की खोज ने एक गोल्ड रश शुरू किया। कुछ ही सालों में साउथ अफ्रीका दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड प्रोड्यूसर्स में से एक बन गया। लेकिन गोल्ड वेन्स बहुत गहरी थीं, इसलिए माइनर्स को 1000 मीटर से भी ज़्यादा डेप्थ तक टनल खोदनी पड़ी। वाल रीफ्स माइन इसी तरह के डीप माइनिंग सिस्टम का एक उदाहरण था। ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के ऑर्कनी के पास था और 1994 में बनी वाल रीफ्स एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कंपनी इसे चलाती थी। ये एरिया फेमस क्लर्क्सडॉर्प गोल्ड फील्ड का हिस्सा था, जो वाल रिवर के साथ साथ फैला हुआ है, जहां जियोलॉजिकल कंडीशंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स और डेंजरस हैं। नंबर 2 टनल मेन प्रोडक्शन रूट था, जो कई लेवल्स तक नीचे जाता था, डेप्थ 2000 मीटर से भी ज़्यादा। अपने पीक टाइम पर वाल रीफ्स माइन में हज़ारों वर्कर्स काम करते थे और हर साल टेंस ऑफ टन्स गोल्ड प्रोड्यूस होता था, जो साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन अंडरग्राउंड काम करना बहुत ही रिस्की था। छोटी जगह, मशीन फेलियर्स, हाई प्रेशर एनवायरनमेंट, यहाँ सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाता था। माइनर्स रोज़ एक केज में घुसकर नीचे ऊपर जाते थे और अंडरग्राउंड 12 से 20 टन के बैटरी लोकोमोटिव से ओरे, लोग और मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होते थे। वहाँ का एनवायरनमेंट एक लिविंग हेल जैसा था। नैरो ट्रैक्स, ह्यूमिड हवा, धूल से भरा एटमॉस्फेयर, 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर और कभी भी एक्सप्लोजन या रूफ कोलैप्स होने का खतरा। हर पल इंसान की लिमिट्स टेस्ट होती थी। माइनर्स कहते थे, ये जॉब नहीं है, ये मौत के साथ रेस है। और फिर 20वीं सदी के बीच साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड का दौर शुरू हुआ। उस दौर का ब्लैक माइनर्स की ज़िंदगी पर गहरा निशान बनकर चिपक गया था। ज़्यादातर माइनर्स ब्लैक लेबरर्स थे, जो लेसोथो, मोजाम्बिक, बोत्सवाना और स्वाजिलैंड से आते थे। वे लोग भीड़ भरे हॉस्टलों में रहते थे। एक कमरे में 18 लोग तक घुस जाते थे। साल में बस एक ही बार घर जा पाते थे। सैलरी बहुत कम होती थी, लेकिन उन्हें दूर बैठे अपने पूरे परिवार को संभालना पड़ता था। उनकी बीवियां और बच्चे कई 100 किलोमीटर दूर गरीब गांवों में रहते थे, हर महीने भेजे गए थोड़े से पैसों का इंतज़ार करते हुए। 1994 में नेल्सन मंडेला के आने के बाद डेमोक्रेसी तो आई, लेकिन यह माइग्रेंट लेबर सिस्टम फिर भी काफ़ी हद तक वैसे ही चलता रहा। साउथ अफ्रीका का नेशनल यूनियन ऑफ माइन वर्कर्स ने ब्लैक वर्कर्स के लिए काफ़ी राइट्स के लिए लड़ाई की, लेकिन सेफ्टी इश्यूज हमेशा सिर पर लटकती तलवार बने रहे। इस माइन में पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके थे। जैसे 1980 में एक टनल लिफ्ट गिर गई थी, जिसमें 31 लोग मर गए, और 1987 में सेंट हेलेना गोल्ड माइन में मीथेन एक्सप्लोजन हुआ था, जिसमें 52 लोगों की जान चली गई। ये पुराने जख्म वार्निंग होने चाहिए थे, लेकिन वही 1995 की ट्रेजेडी की बुनियाद बन गए। 10 मई 1995 एक नॉर्मल बुधवार था। नाइट शिफ्ट के माइनर्स रोज की तरह जमीन के गहरे हिस्सों में ब्लास्टिंग और लोडिंग का काम खत्म कर रहे थे। उनके कपड़े मिट्टी और धूल से भरे हुए थे, थकान से टूट चुके थे, लेकिन ऊपर जाकर फ्रेश हवा और थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद थी। वे सब एक डबल डेकर लिफ्ट केज में घुस गए। कुल 104 लोग, अपर और लोअर दोनों लेवल पूरी तरह भरे हुए थे। सब बस ऊपर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनका इंतजार कर रही है। रात 8:30 बजे एक 12 टन का बैटरी लोकोमोटिव, जो 56वें लेवल पर रुकना चाहिए था,
या तो ड्राइवर की गलती से या मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से गलत टनल में चला गया। एक ही पल में डायनामिक ब्रेकिंग सिस्टम फेल हो गया। ड्राइवर ने पूरी कोशिश की कंट्रोल करने की, लेकिन वह बिल्कुल ऐसे था जैसे किसी बेकाबू सांड को रोकने की कोशिश कर रहा हो। लोकोमोटिव ने रास्ते में लगे वीक बफर बैरियर्स तोड़ दिए। ये छोटे इक्विपमेंट को रोकने के लिए थे, इतनी बड़ी मशीन के लिए नहीं। और हैरानी की बात, वहां जो हैवी स्टील सेफ्टी ब्लॉक होना चाहिए था वह मौजूद ही नहीं था। फिर वह लोकोमोटिव तेज गरज के साथ सीधा टनल में गिर गया। हजारों मीटर की गहराई ने उसे एक मिसाइल बना दिया। वह सीधा नीचे से ऊपर आ रही लिफ्ट केज से टकरा गया, जो 62वें लेवल से ऊपर आ रही थी। टकराते ही एक डरावनी मेटल क्रंच की आवाज गूंजी। इंपैक्ट इतना पावरफुल था कि केज का हुक सिस्टम खुल गया और पूरा स्टील केज अपनी जगह से छूट गया। और फिर 104 माइनर्स के साथ वह केज फ्री फॉल में गिरने लगा। स्पीड बढ़ती गई, हवा चीखने लगी, अंधेरा सब कुछ निगलने लगा। केज के अंदर लोग चीख रहे थे, तड़प रहे थे। कोई रेलिंग पकड़ रहा था, कोई अपने पास वाले को जोर से पकड़ रहा था, कोई शॉक में बस चुप हो गया था। गिरते हुए उनके जिस्म इधर उधर झटके खा रहे थे। हड्डियों के टूटने की आवाज लगातार आ रही थी। आखिरकार 460 मीटर के फ्री फॉल के बाद वह केज जोर से माइन के बॉटम पर जा टकराया। आवाज इतनी भयानक थी जैसे कोई भारी पत्थर जमीन पर पटक दिया गया हो, और उस एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। और उसके तुरंत बाद वह कंट्रोल से बाहर लोकोमोटिव बिजली की रफ्तार से नीचे आया और पूरे केज को दबाकर तोड़ दिया। जो पहले डबल डेकर स्ट्रक्चर था वह एक पतली सी मेटल शीट जैसा बन गया। खून, मांस, हड्डियां और धूल सब एक साथ मिल गए। चीखने की आवाजें धीरे धीरे खत्म होने लगीं और आखिर में सिर्फ खामोशी रह गई, मौत जैसी गहरी खामोशी। लोकोमोटिव का ड्राइवर आखिरी पल में कूदकर बच गया। वह इस ट्रेजेडी का इकलौता जिंदा गवाह बना, लेकिन बाद में उसने पूरी जिंदगी इस हादसे के नाइटमेयर्स के साथ गुजारी। एक्सीडेंट के तुरंत बाद माइन में अलार्म बजने लगे। कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच गई। लगभग 400 माइनर्स जो अभी भी अंडरग्राउंड दूसरे एरियाज में थे, उन्हें इमरजेंसी टनल नंबर 5 और नंबर 2 के रूट्स से बाहर निकाला गया। लेकिन नंबर 2 टनल अब एक मौत का कुआं बन चुका था। शुरू में माइन अथॉरिटीज ने अंदाजा लगाया कि 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। यह खबर आग की तरह फैल गई। माइन के एंट्रेंस पर माइनर्स के परिवार जमा हो गए। उनकी रूह कांप देने वाली चीखें और दुआएं रात की हवा में गूंज रही थी। कई परिवार जो दूसरे देशों में थे, उन्हें यूनियन और कंपनी के जरिए यह दुख भरी खबर मिली। उस पल उनकी दुनिया टूट गई। रेस्क्यू ऑपरेशन उसी रात से शुरू हो गया और कई दिन तक चलता रहा। टनल की डेप्थ 2400 मीटर से भी ज्यादा थी। नीचे का टेम्परेचर बहुत हाई था, जिसकी वजह से बॉडीज जल्दी डिकम्पोज होने लगी। पहचान तक मुश्किल हो गई। रेस्क्यू वर्कर्स प्रोटेक्टिव सूट पहनकर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर साइड टनल से धीरे धीरे नीचे पहुंच रहे थे। वे टेढ़े मेढ़े मुड़े हुए मेटल को काट रहे थे। हर एक बॉडी निकालने में घंटों लग रहे थे। पहले दिन सिर्फ 6 बॉडीज निकाली जा सकी। दूसरे दिन अपर लेवल के 56 बॉडीज निकाले गए। नीचे का हाल और भी डरावना था, जैसे सब कुछ किसी ग्राइंडर में पीस दिया गया हो। बॉडीज इतनी बुरी तरह क्रश हो चुकी थीं कि पहचान मुश्किल हो गई थी। रेस्क्यू वर्कर्स ने लगातार 61 घंटे काम किया। बाहर आने पर सबके चेहरे सफेद पड़ चुके थे। बाद में कई लोग PTSD का शिकार हो गए। जमीन के ऊपर माइन का एंट्रेंस एक जीता जागता नर्क बन गया था। परिवार वहां खड़े थे, स्ट्रेचर पर सफेद कपड़े में लिपटी लाशों को बाहर आते देख रहे थे। कोई बेहोश हो गया, कोई टूट कर चीखने लगा। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला खुद वहां आए, परिवारों से मिले और देश भर में शोक का ऐलान किया। 1 महीने बाद 104 पीड़ितों में से 45 लोगों का सामूहिक अंतिम संस्कार हुआ। बाकी बॉडीज उनके परिवार ले गए। हजारों लोग इस अंतिम संस्कार में शामिल हुए। माहौल इतना भारी था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। एक्सीडेंट के बाद साउथ अफ्रीकन सरकार ने तुरंत जांच शुरू की। जो सच सामने आया वह हिला देने वाला था। पता चला कि जो लोकोमोटिव कंट्रोल से बाहर हुआ था वह एक रिस्ट्रिक्टेड जोन में पार्क था।
उसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम मैनुअली बाईपास किया गया था, मतलब सेफ्टी सिस्टम्स लगभग बेकार हो चुके थे। 3 साल पहले हुए एक समान एक्सीडेंट के बाद जो सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स रिकमेंड किए गए थे उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया था। टनल के पास जो मजबूत स्टील सेफ्टी बैरियर होना चाहिए था वह लगाया ही नहीं गया था। जो बफर बोर्ड्स थे वे बहुत कमज़ोर थे। इम्पैक्ट के वक्त केज का हुक सिस्टम खुल गया, जिसने ट्रेजेडी को और भयानक बना दिया। इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने साफ कहा, यह सब टाला जा सकता था, यह एक लापरवाही थी। जिम्मेदारी सीधे वाल रीफ्स एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कंपनी के मैनेजमेंट पर डाली गई। यहां तक रिकमेंड किया गया कि टॉप ऑफिशियल्स पर लापरवाही से मौत का केस चलाया जाए। हालांकि आखिर में क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगे, लेकिन यह रिपोर्ट माइनिंग इंडस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गई, एक आईना जिसने सिस्टम की खामियों को सबके सामने लाकर रख दिया। प्रॉफिट को सबसे ऊपर रखने वाली उस दौर की साउथ अफ्रीकन माइनिंग इंडस्ट्री में एक्सीडेंट रेट इंटरनेशनल लेवल से काफ़ी ज़्यादा था और रेल/ट्रैक ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स सबसे ज़्यादा होते थे। इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने रिकमेंड किया कि टनल एंट्रेंस पर स्ट्रॉन्ग सेफ्टी बैरियर्स लगाना कंपलसरी हो, लोकोमोटिव कंट्रोल सिस्टम्स इंप्रूव किए जाएं और पूरी इंडस्ट्री में सेफ्टी कल्चर को फंडामेंटली चेंज किया जाए। 104 पीड़ितों में से ज़्यादातर अपने घर के मुख्य कमाने वाले थे। उनके पीछे 431 फैमिली मेंबर्स रह गए, 114 साउथ अफ्रीका से, 219 लेसोथो से, 54 मोजाम्बिक से, 31 बोत्सवाना से और 13 स्वाजीलैंड से थे। इस ट्रेजेडी के बाद एक वॉल रीव्स डिजास्टर ट्रस्ट फंड बनाया गया, जिसे माइनिंग कंपनियों, एंग्लो अमेरिकन जैसे रिसोर्स ग्रुप्स और नेशनल यूनियन ऑफ माइन वर्कर्स ने मिलकर स्थापित किया। इस फंड ने पीड़ितों के परिवारों को फाइनेंशियल हेल्प, एजुकेशन और मेडिकल सपोर्ट दिया ताकि वे इस मुश्किल वक्त से निकल सकें। लेकिन पैसे कभी किसी अपने की जगह नहीं ले सकते। कई फैमिलीज तुरंत गरीबी में धकेल दी गईं। बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो गए, बुजुर्ग बिना सहारे के रह गए। जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनके परिवारों को तो क्रॉस बॉर्डर कंपेंसेशन के लिए ब्यूरोक्रेसी के इतने हर्डल्स फेस करने पड़े कि उनकी मजबूरी और भी बढ़ गई। इस एक्सीडेंट ने अपार्थाइड के पुराने जख्मों को भी दोबारा खोल दिया। सबसे डेंजरस काम अब भी ब्लैक माइनर्स के हिस्से आता था, जबकि वाइट लोग ज़्यादातर मैनेजमेंट पोजीशंस में थे। नेशनल यूनियन ऑफ माइन वर्कर्स ने इस मौके पर वर्कर्स के राइट्स के लिए जोर से आवाज़ उठाई और माइनिंग सेक्टर में डेमोक्रेसी और सेफ्टी रिफॉर्म्स की डिमांड की। नेशनल मॉर्निंग डे और कलेक्टिव फ्यूनरल्स एक यूनिटी का सिंबल बन गए और पूरे देश को मजबूर किया कि वह माइनिंग सेफ्टी के असली प्रॉब्लम्स को समझे। इसी डिजास्टर के बाद 1996 का माइन हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट लाया गया, जो साउथ अफ्रीका की माइनिंग हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट बना। इस लॉ ने जीरो टॉलरेंस फॉर सेफ्टी रिस्क्स का प्रिंसिपल स्थापित किया, जिसमें माइन ओनर्स और वर्कर्स दोनों को रिस्क असेसमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना जरूरी हुआ। सेफ्टी बैरियर्स लगाना कंपलसरी हुआ और इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन सिस्टम भी बनाया गया। इसके बाद नए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट किए गए, जिससे रेल से जुड़े एक्सीडेंट्स में नोटिसेबल कमी आई। हाँ, बाद में भी कुछ एक्सीडेंट्स हुए, लेकिन ओवरऑल सेफ्टी लेवल में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखी गई। वैसे वॉल रीफ्स डिजास्टर कोई अकेला इंसिडेंट नहीं था। यह 1980 के टनल लिफ्ट क्रैश और 1987 के सेंट हेलेना एक्सप्लोजन के साथ मिलकर साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े माइनिंग डिजास्टर्स में शामिल है और दुनिया के सबसे डेडली एलिवेटर डिजास्टर्स में टॉप पर आता है। अगर ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो ऐसे एक्सीडेंट्स के रीज़न अक्सर सेम होते हैं: वीक रेगुलेशन, प्रॉफिट के लिए सेफ्टी इग्नोर करना और पुअर सेफ्टी कल्चर। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जहां माइनिंग सप्लाई चेन कई देशों तक फैली होती है, माइग्रेंट वर्कर्स के राइट्स और सेफ्टी को प्रोटेक्ट करना और भी ज़रूरी हो जाता है। वॉल रीफ्स डिजास्टर की कहानी आज भी एक वार्निंग की तरह गूंजती है। सेफ्टी कोई छोटी चीज़ नहीं होती, इंसान की जान सबसे ज़्यादा कीमती होती है। तो बस यही था इस कहानी का पूरा सच। अगर आपका इस साउथ अफ्रीका के माइनिंग एलिवेटर डिजास्टर पर कोई ओपिनियन है तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सेव करना मत भूलना।